दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है बीके सर चैनल में। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए बीके सर चैनल के साथ। यदि कोर्स कंप्लीट करना है तो आप लोग को दोस्तों आज विज्ञान के एक मुख्य यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वायरस। वायरस से बहुत सारा क्वेश्चन आता है दोस्तों। आइए हम आप लोग वायरस का अध्ययन करा रहे हैं। ऐसे आप लोग की एक जानकारी के तौर पर बताना चाहेंगे हम कि आप लोग परीक्षा के अकॉर्डिंग परीक्षा के माध्यम से सारा सब्जेक्ट को अध्ययन करते रहिए। आप लोगों को परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगा। बारी बारी से एक ही सब्जेक्ट फोकस करने से एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो सकता है दोस्तों। सारा सब्जेक्ट पर आप लोग बारीकी से अध्ययन कीजिए और एक एक आप लोग को अध्ययन इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा और बारी बारी से क्लियर करते जाइए। हर टॉपिक को क्लियर करते जाइए। आप लोग एक एक बातों को नोट कीजिए और ध्यान कीजिए। अगर थोड़ा सा लापरवाही कीजिएगा तो आप लोग को एग्जाम मिस हो जाएगा दोस्तों। देखिए तो आइए हम लोग जानते हैं वायरस यानी कि विषाणु के बारे में क्या होता है। तो पहले जानेंगे हम लोग कि विषाणु होता क्या है दोस्तों। यानी कि विषाणु को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वायरस। तो देखिए इसको हिंदी में समझ सकते हैं विषाणु यानी कि विष प्लस अणु, माने कि विषों के अणु, विषों के अणु, विष प्लस अणु यानी कि विषाणु, विषों के अणु। इसको हिंदी में विच्छेद करिएगा संधि विच्छेद के रूप में तो विषों के अणु इसका अर्थ निकलेगा दोस्तों। तो अर्थात यानी कि पॉइजन इसको कह सकते हैं आप लोग। देखिए एक बात और है आप लोग समझ सकते हैं आसानी से कि देखिए विषाणु जो होता है एक अमृत समान होता है, डेड बॉडी जैसा होता है। इसको बोतल में बंद करके इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये जब तक कोई जीवित प्राणी या जीवित कोशिका में टच नहीं होगा और तब तक इसको कोई एनर्जी नहीं मिलने वाला है। यदि अब जीवित प्राणी या कोशिका में टच होगा तो तुरंत इसको एनर्जी मिल जाएगा और ये जीवित हो जाता है और अपना कार्यभार दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए इसको पैक करके एक बोतल में या कहीं ऐसा जगह पर रखा जाता है जो कि जीवित कोशिकाओं और प्राणियों से टच में ना आए। देख रहे हैं कोरोना वायरस तुरंत टच में आ रहा है और अपना कमाल दिखाना स्टार्ट कर दे रहा है दोस्तों। इसी को हम लोग विषाणु यानी कि वायरस कहते हैं। तो आइए और सारा वायरस के बारे में आप लोग बता रहे हैं। देखिए विषाणु के अध्ययन, जो विषाणु पर अध्ययन होता है यानी कि वायरस पर जो अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी कहते हैं उसको। तो क्वेश्चन इससे कर सकता है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जा सकता है दोस्तों, तो वायरोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए विषाणुओं की खोज कब हुई थी, 1892 ईस्वी में हुआ था। और इसको खोज कौन किया था दोस्तों, इवानोस्की ने किया था। इवानोस्की जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1892 ईस्वी में वायरस का खोज किया था और परीक्षण करके अपना और पाया क्या, तो विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच कड़ी है जो कि वायरस होता है जो सजीव में भी पाया जाता है और निर्जीव में भी पाया जाता है। वायरस का बहुत सारा प्रकार होता है, बहुत सारा लाखों वायरस होता है, लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट जो वायरस होता है उसी के बारे में अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ये निर्जीव में भी पाया जाता है और सजीव में भी पाया जाता है। और देखिए स्टेनले ने कहा कि 1935 ईस्वी में तंबाकू के विषाणु को रवा के रूप में पौधे से अलग किया गया। इसको पौधे से अलग किया गया और बतलाया गया कि अब प्रोटीन का बना होता है। किस विषाणु किसका बना होता है, तो एक प्रोटीन का बना होता है। चारों तरफ से प्रोटीन से ये पैक रहता है। और देखिए वायरस में प्रोटीन जो होता है, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त डीएनए भी पाया जाता है दोस्तों। वायरस में प्रोटीन से ही सिर्फ नहीं बना होता है, वायरस में प्रोटीन के साथ प्रोटीन के अतिरिक्त डीएनए भी पाया जाता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं पहले कि डीएनए बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए डी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है इसको। आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होता है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि पौधे के विषाणु में डीएनए के स्थान पर आरएनए भी पाया जाता है। पौधे के विषाणु जो होता है माने पौधा में जो वायरस पाया जाता है उसमें डीएनए के स्थान पर आरएनए भी पाया जाता है। तो आरएनए के फुल फॉर्म क्या होता है, आइए जान लीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आइए आप लोग को डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ कार्यभार भी बता दें कि उसका कार्य क्या है, उसका दोनों में क्या डिफरेंट है और क्या इसका वर्क है और क्या इससे क्वेश्चन बनता है। देखिए तो डीएनए जो होता है आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित करता है। यानी कि आनुवंशिक जो गुण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित करता है। कैसे, जो कि बहुत सारा बालक होता है जो माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बोला जाता है कि माता पिता का डीएनए का प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, लेकिन दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान में रखना होगा कि 6 पीढ़ियों का डीएनए का प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। तो क्या किस पर पड़ता है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी। क्यों, क्योंकि नाना नानी का जो प्रभाव होता है
है मम्मी पर होता है, मम्मी से बच्चा पर पड़ता है, और दादा दादी का प्रभाव पिता पर होता है और पिता से बच्चा पर पड़ता है। 6 लोग का जनरेशन अपडेट होता रहता है आनुवंशिक रूप से, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, डीएनए एंजाइमों के निर्माण को नियंत्रित करता है। डीएनए जो होता है बहुत सारे एंजाइम जो होता है एंजाइमों के नियंत्रित करता है और क्रोमेटिक जाल का अधिकांश भाग बनाता है। क्रोमेटिक जाल जो होता है, क्रोमोसोम आप लोग पढ़े होंगे XYZ, तो क्रोमेटिक जाल जो होता है क्रोमेटिक जाल को अधिकांश भाग बनाता है उसका। और देखिए डीएनए द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तित होता है, मतलब कि चेंजेबल आता है। जीवों में क्या होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में परिवर्तन होता रहता है दोस्तों डीएनए के कारण ही। तो अब आप लोग डीएनए के बारे में इतना अध्ययन कर लिए, ये सारा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लाए हैं डीएनए और आरएनए के बारे में, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जामों में आ चुका है। उसको देखते हुए आप लोग को इस सारे टॉपिक को क्लियर करा रहे हैं, और ये बिहार पुलिस के एग्जाम में आने वाला है निश्चित दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक से याद कर लीजिएगा इसको। अब देखिए आरएनए को जानते हैं क्या होता है, तो आरएनए का फुल फॉर्म तो आप लोग जान गए हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, तो अब इसका कार्यभार क्या होता है, कितने प्रकार का आरएनए होता है, तो मुख्य रूप से आरएनए 3 प्रकार होता है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए होता है। तो आरआरएनए के कार्यभार क्या होता है ये आप लोग बता देते हैं। तो ये राइबोसोम को परिवर्तित करता है, जितना आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड उसको राइबोसोम में परिवर्तित करता है, यानी कि इससे प्रोटीन बनता है। इससे क्या होता है, प्रोटीन बनता है। और जो टीआरएनए होता है, मतलब कि इसको अमीनो अम्ल बोला जाता है। तो ये कि टीआरएनए क्या करता है कि जो आरएनए को अमीनो अम्ल तक पहुंचाता है, क्या करता है, अमीनो अम्ल पर इसको पहुंचाता है राइबोसोम को। अब देखिए एमआरएनए क्या होता है, जो केंद्र से बाहर जो होता है अमीनो अम्ल को पहुंचाता है। इसी तरह एक साइकिल प्रक्रिया में ये लगा रहता है कि ये जो होता है आरआरएनए ये क्या करता है, राइबोसोम से प्रोटीन प्रदान करता है, और ये टीआरएनए जो होता है ये अमीनो अम्ल पर राइबोसोम को उठाकर अमीनो अम्ल पर पहुंचा देता है, और ये जो एमआरएनए है वो केंद्र से बाहर इसको अमीनो अम्ल पर पहुंचा देता है। ओके, ये सब प्रक्रिया एक दूसरे पर चलता रहता है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि आरएनए के चारों और प्रोटीन की परत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिसाइड बोलते हैं दोस्तों। कैपिसाइड किससे बना होता है, तो कैपिजुम से कैपिसाइड्स बना होता है। बहुत सारा कैपिजुम्स होती है उससे कैपिसाइड्स बना होता है, और बहुत सारा आरएनए पर चारों तरफ से जो प्रोटीन से घिरा होता है उससे क्या बनता है, कैपिसाइड्स बना होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि वायरस का लाभ भी होता है, बहुत सारा वायरस की हानि भी होती है। तो वायरस की लाभ क्या होता है, तो नील हरित शैवाल को नष्ट कर देता है वायरस, और खराब होने से पानी को बचाता भी है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इससे हानि क्या क्या होता है, तो इससे बहुत सारा हानियां होता है। क्या होता है, तो बहुत सारा पौधा, बहुत सारा जानवर, बहुत सारा मानव को रोग से ग्रसित करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा रोग, कौन कौन सा वायरस से कौन कौन सा रोग से ग्रसित करता है वस्तु और जानवर और मानव को। लिस्ट के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे, ताकि एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि प्रोटोजोआ हुआ, वायरस हुआ, या मतलब कौन सा वनस्पति जीव से कौन सा रोग ग्रसित होता है, सब बहुत सारा क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये याद करना मत भूलिए कभी भी कौन कौन सा विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे परीक्षाओं में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। इससे देखिए बता रहे हैं आप लोग को, विषाणु द्वारा पौधों में उत्पन्न रोग, पौधा में कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इससे देखिए तंबाकू की पत्ती में कौन सा होता है, तो मौसिक रोग होता है। मौसिक रोग याद कर लीजिए आप लोग। केला में कौन सा रोग होता है, बुनियो रोग होता है, बुनियो होता है। और ईख में कौन सा होता है, तो ग्रास सूट्स होता है, ग्रास सूट्स रोग होता है। और आलू में कौन सा होता है रोग, तो मोजेक होता है, मोजेक रोग होता है। और टमाटर में कौन सा होता है, ट्विस्टेड पत्ती होता है दोस्तों। और नींबू में कौन सा होता है, तो योलिंग ऑफ वेंस होता है, योलिंग्स ऑफ वेंस नींबू में होता है। और पपीता में कौन सा होता है, लीफ क्रोल जो होता है रोग होता है। याद हो गया आप लोग को, मुख्य इंपोर्टेंस आप लोग चूज करके लाए हैं, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इसलिए सारा पेड़ प्लांट का याद कीजिएगा तो बस की बात नहीं है, और सारा आता भी नहीं है। देखिए अब ये विषाणु द्वारा पशुओं में उत्पन्न रोग, पशु में कौन कौन सा होता है और कौन कौन परीक्षा में पूछा गया वहीं बस लाया है। देखिए कुत्ता में कौन सा होता है, रेबीज होता है, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है। और बंदर में कौन सा होता है, तो KFD होता है दोस्तों। और गाय, बैल और भैंस में कौन होता है, तो पैर और मुंह के रोग होता है, और चेचक रोग होता है। ओके, तो आइए चेचक के बारे में क्या होता है आप लोग को अध्ययन करा दे रहे हैं। देखिए मानव में भी होता है रोग ये, तो विषाणु द्वारा मानव में उत्पन्न रोग कौन कौन सा होता है, तो चेचक में
चेचक कहाँ होता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है। चेचक आप लोग देखे होंगे हम लोग की धार्मिक रूप से बोला जाता है यहाँ पर कि माता दाई हुई है, पूरा फैल जाता है। वो चेचक रोग होता है दोस्तों, बहुत भी वो विषाणुओं के द्वारा, यानी कि एक प्रकार का वायरस है, वायरस के द्वारा फैलता है। लोग कहते हैं कि बिना दवा खाए कैसे ठीक हो गया। देखे होंगे आप लोग माता दाई किसी को होती है तो अपना पूजा पाठ किया जाता है, उसको किसी को टच में नहीं आने दिया जाता है तो ठीक हो जाता है अपने आप से। इसलिए ठीक हो जाता है दोस्तों क्योंकि उसको बहुत सारा अदर वातावरण से बचाव रखा जाता है। बोला जाता है ना किसी को टच मत करना, कुछ खाना मत, वहाँ धूप बाती और बहुत सारा दिया वगैरह दिखाया जाता है तो उस सब के गंध से वो सब विषाणुओं की किल होता है, विषाणु खत्म हो जाते हैं। और नीम की पत्ता भी छापा जाता है इसलिए विषाणु सब किल हो जाता है। साइंटिफिक रीजन है तो ये, तो इसके चलते वो पूरा शरीर से वायरस खत्म होता है तो सब चेचक खत्म हो जाता है अपने आप से आराम से। ओके, और खसरा कहाँ होता है तो ये भी पूरा शरीर में होता है। खसरा देखे होंगे आप लोग, वो आप उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो पूरा शरीर में निकल जाता है, ये मतलब फोड़ा जैसा, और वो फूट जाएगा तो बहुत खतरनाक होता है, दागी दागी हो जाता है हमेशा के लिए। इसलिए खसरा से बचना जरूरी होता है, पूरा शरीर में फैल जाता है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र में होता है दोस्तों। तो श्वसन तंत्र का मतलब क्या हुआ, लोग सोचते हैं कि नाक से सांस लेते हैं हम, नाक ही श्वसन तंत्र नहीं, नाक एक माध्यम है, एक रास्ता है श्वसन तंत्र का, न कि वो श्वसन तंत्र है। क्या है, फेफड़ा होता है, हृदय होता है, दिल या फेफड़ा होता है, यही इसी से मेन श्वसन करता है आदमी। कभी भी आप सांस लेकर देखिए सीना चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है, ऐसे देखिए सांस लेकर कभी भी यहाँ से रियलाइज कर सकते हैं, रियल लाइफ में भी यहाँ से सांस ले जाता है। ये तो एक माध्यम होता है, श्वसन नली होता है, वाइंड पाइप होता है यहाँ पर, और ये होता है एक रास्ता है नोज जो, यदि आप नाक बंद कर लीजिएगा तो सांस नहीं लीजिएगा, नाक बंद करने के बाद भी मुंह से सांस ले सकते हैं आप लोग आसानी से। इसलिए ये एक रास्ता है। श्वसन मतलब तंत्र कौन सा होता है तो फेफड़ा होता है। ओके, देखिए अब पोलियो क्या होता है, पोलियो भी तंत्रिका तंत्र होता है। पोलियो तंत्रिका तंत्र ग्रसित होता है, इसका हम लोग का पार्ट जो बड़ा पार्ट ऑफ बॉडी होता है तंत्रिका तंत्र, वो पोलियो रोग से ग्रसित होता है। देखिए पोलियो और मस्तिष्क शोध ये और ये हाइड्रोफोबिया, ये जो तीनों रोग है वो किससे ग्रसित होता है तो तंत्रिका तंत्र से ग्रसित होता है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र इसका खराब हो जाता है तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है तो सोचने समझने और बहुत सारा कार्य प्रक्रिया को कंट्रोल करने की एक साधन होता है जो कि तंत्रिका तंत्र में ही होता है दोस्तों। ओके, इसी से पूरा हम लोग सोच समझ कर कोई कार्य करते हैं, जितना कार्य वर्क करने जाते हैं हम लोग इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही कार्य किया जाता है। अब देखिए आइए जानते हैं टेक्रोमा क्या होता है, नेत्र, इससे नेत्र प्रभावित होता है। और देखिए गलसुआ क्या होता है तो कर्णमूल ग्रंथि जो होता है इससे गलसुआ से प्रभावित होता है। और एड्स तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, एड्स से कौन सा मतलब पार्ट ऑफ बॉडी प्रभावित होता है तो प्रतिरक्षा तंत्र होता है। प्रतिरक्षा तंत्र के मतलब हो गया इम्यूनिटी सिस्टम क्या हुआ आपका, जैसे कैसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसी तरह वो हर पार्ट ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है, एनर्जी को, ऊर्जा को, और वो कंट्रोल में रखता है। और यही एड्स हो जाता है तो एड्स के मतलब क्या होता है, एड्स हुआ जो कि एक दूसरे से शारीरिक संबंध से एड्स बोला जाता है कि एड्स होता है। एड्स हो जाने के बाद इसका कोई दवा नहीं है, इसकी कोई अभी तक पूर्ण रूप से आपका इलाज नहीं हो पा रहा है इसका। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसका ऐसा ये प्रॉब्लम करता है कि जितना हम लोग को एक सेल है अंदर, कोशिका है, उस सबको तहस नहस करता है, कार्य करने में भंग कर देता है। इसलिए कोई भी दवा हम लोग को ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। कोई भी दवा खाइएगा तो सुन नहीं पाएगा, इसलिए कि बहुत से जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है सब किल कर देता है, सबको खत्म कर देता है, सब ऊर्जा हास हो जाता है आदमी, इसलिए कोई दवा काम नहीं कर पाता है। या कोई रोग होगा, बहुत सारा अनेक प्रकार का रोग बीमारियां फैलेगी अंदर, और उसमें उससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है उस पर दवा काम ही नहीं करता, इसलिए बचना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोग इस लिस्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि और यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, और इस लिस्ट को पूरा याद कर लीजिएगा। इससे एक ही क्वेश्चन आता है, पूरा क्वेश्चन से उठाकर आप लोग लिस्ट तैयार किए बहुत मेहनत से, लिस्ट याद कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग को हो सकता है एग्जाम में 1 नंबर फिक्स हो जाए। ओके, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा अच्छा से अध्ययन कीजिए, और जो भी आप लोग को और कोई समस्या है टीचर के सामने अपना रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।